हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट के लिए खास तौर पर देख रहे हैं और हमारी भी पूरी कोशिश है कि तमाम खबरें, हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाएं और कुछ जानकार लोगों से मिलवाएं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। जंग किस तरफ जा रही है इसका फैसला आप खुद कर सकें। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अहम होने वाला है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब मुंबई से, जो फाउंडर नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के, और इसके अलावा आपकी रिसर्च बहुत है, बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं। आमतौर पर इजराइल के अंदर की खबरें मीडिया में नहीं आ रही हैं, वहां कितना नुकसान हो रहा है, कितने इख्तलाफात हो रहे हैं, क्या कुछ है, वो जानने के लिए बहुत अहम है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब बहुत ही नजदीक से चीजों को देख रहे हैं और कई ऐसी बातें आएंगी जिसमें आपको जरूर वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो अब तक आप तक नहीं पहुंची है। खासतौर पर मोसाद और शिनबेट, जो इजराइल की दो बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं, उनके साबिक सरबराहों ने बहुत ही अहम बात कही है खुद इजराइल के बारे में, जो ऐसा लगता है कि शायद कोई हमास के लोग कह रहे हैं क्या। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो नोवा फेस्टिवल में लोग मारे गए थे 7 अक्टूबर में, उनके मरने वालों के घर वाले जांच की मांग कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि इजरायलियों फौजियों ने ही उनको मारा है और ऐसी हफ्ते पहले भी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि हेलीकॉप्टर, अपाची हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने जल्दी में, हड़बड़ाहट में या साजिश में किस तरह से उन्हें अपने ही लोगों को मारा। उसके अलावा यूएई और सऊदी अरब का क्या रोल है, जॉर्डन का क्या रोल है। अब भी फिलिस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहते हुए भी वो इजराइल की कैसे मदद कर रहे हैं। हाँ, आपने एक इंटरव्यू हमारा देखा होगा, हमारे एक मेहमान ने कहा था यहूदी और सऊदी एक हो गए हैं। उस पर कुछ और आगे बात होगी। उसके अलावा अमेरिका में इजराइल की सपोर्ट कम से कमतर हो रही है और भारत से कुछ मजदूरों के इजराइल भेजने की तैयारियां हैं। ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर आपको गहराई से जानना जरूरी है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मीठी बोरवाला साहब, आप बताइए कि इस वक्त जो कुछ अंदर से खबरें आ रही हैं वो क्या कुछ है। मोसाद और शिनबेट के लोगों का, सरबराहों का, जो सरबराह रह चुके हैं, उनसे बेहतर इजराइल को कौन समझ सकता है। उनकी क्या नई बातें आई हैं जो आप मुसलसल, आप इनसाइड वहां का समझ रहे हैं, देख रहे हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं भी उतना नहीं पढ़ पाता हूं, कई बार ये महसूस होता है। आप बताइए क्या कुछ है। नहीं, ठीक है, आप तो बहुत जानकार है। हम एक एक दूसरे से आदान प्रदान करके कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं, क्योंकि आपकी भी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है जी। जैसे मैंने कहा कि बेसिकली आपके साथ बैठने, हम इंटरव्यू करने में इसलिए मज़ा आती है क्योंकि आपका इतना डीप अंडरस्टैंडिंग है, बारीकी को आप देख रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज पे आप जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं भी मिलती आपसे बात करने के दौरान। एक है कि जिससे जैसे आपने जिक्र किया एमी आयलॉन और एफ्राइम हालेवी का। एमी आयरन शिनबेत के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं और शिनबेत है इंटरनल इंटेलिजेंस और उनका जो मोसाद है वो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस है। तो बेसिकली एफ्राइम एमी आयरन ने जो बातें बोली है वो इतनी चौंकाने वाली बातें हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बोली है कि बेसिकली इजराइल इज आइसिस, इजराइल ही आइसिस है। तो ये तो इतनी बड़ी बात है कि ये तो इंटरनेशनल हेडलाइन की बात है, मगर कहीं छपने वाला नहीं है। वेस्टर्न मीडिया में तो कभी नहीं छपेगा और यहाँ समझने वालों की वो सब डेप्थ नहीं है। मगर शिनबेत के एक्स चीफ एमी आयरन बोल रहे हैं कि इजराइल इज आइसिस। तो वो क्यों बोल रहे हैं? उनका बोलना है कि आइसिस की जो आइडियोलॉजी है, अलकायदा की जो आइडियोलॉजी है कि केओस फैलाइए, बर्बादी फैलाइए, मास मर्डर कीजिए और उस पे से फिर कुछ नया निर्माण कीजिए। इसलिए उनका जो आइडियोलॉजी है कि गाजा को टोटली मैसेकर कर दीजिए, एक बिल्डिंग ना खड़ी रही है, जनता मतलब जेनोसाइड, होलोकॉस्ट हो जाए, वो बर्बादी के ऊपर फिर गाजा को कब्जा करके अपने इजराइल में शामिल करेंगे। तो एमी आयरन को बोलना है कि इजराइल ही आइसिस है, उन्हीं की एक कट्टर आइडियोलॉजी है। ये अभी बहुत बड़ी बात आ चुकी है। फिर वो बोलते हैं कि अभी तक जो इजराइल का मैनेजमेंट चल रहा था
कि ऑक्यूपेशन को कैसे मैनेज किया जाए। तो नंबर 1 था कि डिवाइड एंड रूल, वो तो हर कॉलोनियल पावर करता ही है। तो हमास को गाजा में पाबंदी करके उसको वहाँ रखो, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी और जो फतह है उनको वेस्ट बैंक दे दिया। तो वो भूमिका से कुछ कुछ चीज़ आगे बढ़ रही थी। बाद में जब फिलिस्तीनी जनता ने देखा कि जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो अल फतह है वो कोलैबोरेटर बन चुके हैं, वो तो हमारे लिए लड़ ही नहीं रहे, तो फिर फिलिस्तीनी जनता ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में हमास के साथ खड़ी हो गई। और आज उनका बोलना है कि 70 to 80% आज जो फिलिस्तीनी जनता है वो हमास के साथ है। वो एक ही कारण है कि हमास और उस किस्म के जो रेजिस्टेंस फोर्सेज है गाजा में, वो हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा सपोर्ट उनके लिए जा चुका है। और अभी वो उनके कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि अभी तो फतह का जो अराफात वाला जो फैक्शन था, जो और मरवान बारगोती वाला जो फैक्शन था, जो रेजिस्टेंस कर रहा था, वो और हमास का भी डायलॉग चल रहा है। तो महमूद अब्बास जैसे जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके भी दिन भर चुके हैं, उनको तो रिजाइन करके घर पर बैठ जाना चाहिए या कहीं चले जाना चाहिए। ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। ओके, सो द पॉइंट इज दैट दूसरा जो बोलते हैं कि कैलकुलेशन इसराइल अपना गलत करती है, वो गिनती है कि हमारे कितने मरे, उनके कितने मरे, और उस पे से वो अपनी विक्ट्री को समझने की एनालिसिस करती है। मगर रेजिस्टेंस फोर्सेस की वैसी बात नहीं है। मैं सिर्फ हमास की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर चाहे वो वियतनाम में हुआ हो या हिजबुल्लाह ने किया हो या साउथ अफ्रीका में जो आज़ादी की लड़ाई चली, अल्जीरिया में चली, रेजिस्टेंस का है कि हर जंग के बाद हमारे लिए हमारी ताकत कितनी बढ़ती है अवाम के अंदर, अवाम हमारे का कितना जुड़ती है, और हमारी गरेला आर्मी में और कितने लोग और शरीक होते हैं। ठीक है, वो हिसाब से जाओगे तो इसराइल का पूरा कैलकुलेशन फेल है, क्योंकि आप जितनी बमबारी करोगे गाजा में, इतना ही फिलिस्तीनी में उनका सपोर्ट बढ़ते जा रहा है, इतना ही रीजन में वेस्ट एशिया में बढ़ते जा रहा है, इतना ही ग्लोबली बढ़ते जा रहा है। हमास का नाम लेने पहले हम जैसे लोग भी इतना नहीं करते थे, मगर आज हमास का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, हम लोग मन से बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे 2006 में हिजबुल्लाह एक मेन स्ट्रीम रेजिस्टेंस मूवमेंट बन गई थी, वैसे हमास अब एक मेन स्ट्रीम रेजिस्टेंस मूवमेंट बन चुका है, और वो इसराइल के करतूतों के कारण हुआ है। ओके, इसराइल ने जो नरसंहार और हॉलोकॉस्ट किया है, इसलिए आज हमास के लिए इतना सपोर्ट फिलिस्तीन के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बनते जा रहा है। और उसी के साथ इसराइल के लिए सपोर्ट अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में कम होते जा रहा है। मैं उसके बारे में भी आऊँगा। उसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है कि 7 अक्टूबर का एमी एलोन भी बोले कि वो तो उनको करना ही पड़ा, क्योंकि चाहे वो अमेरिका की सरकार हो या इजराइल की सरकार हो, रेजिम हो, कोई भी सीरियस नहीं था कोई सोल्यूशन को लेकर। उनका था कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, बमबारी करते रहेंगे, पिटते मारते रहेंगे उनको। और जो नेतन्याहू ने जो मैप बता दिया था उधर यूनाइटेड नेशन में कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इंडिया से सऊदी टू हाइफा टू ग्रीस और यूरोप, तो वो तो उनका क्लियर कट था कि फिलिस्तीन का एजेंडा भी खत्म हो चुका है। इब्राहिम प्लान जो ट्रंप के माध्यम से आया था, बाइडेन भी उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो उसका भी बोलना है कि क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा था, तो इसलिए 7 अक्टूबर की घटना घटी है। ओके, और उनका बोलना है कि इन्होंने सैमसन ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। सैमसन ऑप्शन क्या है? एक है हैनिबल डॉक्ट्रिन, जो 7 अक्टूबर को इसराइल ने जिसका इस्तेमाल किया कि हमारा एक भी सोल्जर, हमारा एक भी कोई इसराइली हमास के हाथ में ना जाए, क्योंकि बाद में हॉस्टेज चेंजिंग होती है, तो उसको मार डालो। और इस बार हम लोगों ने मास हैनिबल देखा है। नौ फेरेस करके जो एक कर्नल है इजरायली एयरफोर्स में, रिजर्विस्ट है, उसने सीधा बोला है कि मास हैनिबल ऑपरेशन हुआ है और बड़े पैमाने पे हमने अपने लोगों को मारा है। ठीक है, 7 अक्टूबर को। वैसे एक सैमसन ऑप्शन है, इसराइल का सैमसन ऑप्शन क्या है कि अगर वक्त आएगा कि हम लोग हमारी जंग हार रहे, तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब को हम लोगों ने अलग अलग कैपिटल की तरफ, चाहे वो यूरोप में हो या चाहे वो वेस्ट एशिया में हो, एक एक बटन दबा के हम भी बर्बाद हो जाएंगे, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो फाइनली 7 अक्टूबर को हमास ने सैमसन ऑप्शन का इस्तेमाल किया। ये एमी आउन का बोलना है कि हमारे पास अभी बचा ही कुछ नहीं है, हमारी ज़मीनें जा रही है, गाजा जेल है, वेस्ट बैंक पे हम लोग रोज अत्याचार देख रहे हैं, वहाँ ज़मीन जा रही है। अभी तो अत्याचार बहुत बढ़ चुके हैं वेस्ट बैंक पे, और मस्जिद अल अक्सा पे खतरा है। ये सब इस्लामिक कंट्रीज इसराइल के साथ हाथ मिला रही है, तो हमारे पास अभी चारा क्या बचा है? तो जो करना भी कर डालो। मगर 7 अक्टूबर को जो हुआ, वो हमास का एजेंडा था कि हम लोग बंधक बना के लाएंगे ताकि हम लोग एक्सचेंज कर सके। गाजा डिवीजन में ज़रूर जो इजरायली मिलिट्री है उस पर अटैक हुआ, और वो तो हर रेजिस्टेंस मूवमेंट का अधिकार है कि वो लड़े, जो ऑक्यूपाइंग आर्मी है, तो वो एक्चुअली हुआ है। और जॉर्ज गैलवे का तो बोलना है कि
जो 2/3 सिविलियंस भी, मतलब जो मारे गए उसमें तो 2/3 तो सोल्जर्स थे और बाकी के मेजोरिटी सिविलियंस भी इजराइल ने मारे। ओके, मगर दो अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा, बातें। मैं बात आगे बढ़ने से पहले मैं हाँ, थोड़ा सा अब जाना चाहूंगा कि मोसाद के फॉर्मर चीफ ने क्या कहा, लेकिन इस बीच में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, शायद कुछ लोग भूल रहे हों, आइसिस जो कहा मीठी बोरवाला साहब ने, ये वही है जो दाइश के नाम से मशहूर है, जो दाइश ने सीरिया और इराक को तबाह किया, जिस की सपोर्ट में नेतन्याहू खुद खड़े हुए थे। वो उनके जख्मियों को गोलान हाइट्स के अस्पतालों में देखने आते थे, उनकी सपोर्ट थी पूरी तरह से सीरिया और इराक को तबाह कराने में, आईएसआईएस को भेजने में। और 7 तारीख के हमले के फौरन बाद इजराइल की तरफ से बयान आया था कि हमास आइसिस है, यानी बिल्कुल आइसिस को ऐसे सिंबॉलिक तरीके से इस्तेमाल किया गया दोनों तरफ से कि अब खुद शिनबेट के साबिक सरबराह ने इजराइल को आइसिस भी कह दिया, और जो कुछ फिलिस्तीनी कह रहे हैं वही बात इजराइल के साबिक खुफिया एजेंसी के चीफ ने कह दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है, अपने लोगों को मारना, इसके अलावा हमास ने जो कुछ किया उसे जस्टिफाई करना, इजराइल का साबिक खुफिया एजेंसी का सरबराह कह रहा है। अब मैं आना चाहता हूं मोसाद के चीफ ने क्या कुछ कहा, क्योंकि जरा कम वक्त में कई चीजें कवर करनी है, तो उस पर जरा बात हो जाए। एक्चुअली इफ्राहिम हालेवी का मैंने अभी तक वो स्टडी नहीं किया है, मैं एमी एलन के ही बातों को स्टडी कर रहा था, अगले इसमें किस में वो ही देख लेंगे। ओके, हाँ, मगर एमी एलन ने बहुत स्पष्ट बात की। इफ्राहिम हालेवी इतने स्पष्ट नहीं थे कि वो पॉलिटिकल लीडर भी है, तो थोड़ा घुमा फिरा के बातें कर रहे थे। ओके, मगर एमी एलन फाइनली उसी पे आते हैं कि देखो अभी एक ही रास्ता है कि ये लोग हारने वाले हैं नहीं, और अगर इसराइल को अभी दुनिया में खड़ा होना है तो 2 राष्ट्र की तरफ आ जाइए, पॉलिटिकल निगोशिएशन कीजिए और उनको एक देश दे दीजिए, हम हमारा देश लेके, मतलब वही एक रास्ता बचा है, और कोई रास्ता भी बचा ही नहीं है। तो आई थिंक जो हेडलाइन है हमारे लिए भाई साहब कि एमी एलन सेज दैट Israel is ISIS. Former Shin Bet chief. Okay, that is yeah. Now the other point comes के कुछ important मुद्दे हैं। बेसिकली जैसे आपने नोवा फेस्टिवल का जिक्र किया, क्योंकि 7 अक्टूबर को लगातार एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है, और मुझे इसलिए भी चिंता हो रही है क्योंकि अभी हरियाणा सरकार ने भी बोला कि हमारे 10,000 मजदूर, कंस्ट्रक्शन मजदूर इजराइल में नौकरी करने के लिए जाए, तो वो हरियाणा सरकार की तरफ से होने वाला है। ओके, और मुझे जो टेंशन हो रहा है, जिस बात की चिंता है कि हमारे मजदूर एक एक्सट्रीम वॉर जोन में जा रहे हैं, चाहे वो गाजा का तो सवाल नहीं, मगर वेस्ट बैंक भी अभी एक वॉर जोन है। ओके, और अगर मोसाद ने हमारे मजदूरों को मारा वहां, ठीक है, क्योंकि मोसाद ये सब काम करते रहती है, तो उसका भारत में कम्युनल पोलराइजेशन पे क्या परिणाम होगा और इलेक्शंस पे क्या परिणाम होगा 2024 के चुनाव को लेकर। यानी एक तरह से मोदी जी इजराइल की मदद ले सकते हैं अपने लोगों को, अगर वहां ऐसा कुछ वाकया हो जाए, या मोदी जी को मदद मिल सकती है हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की, और इजराइल इस काम को इजराइल मुसलसल कर रहा है आरएसएस के लिए। अब मैं चलना चाहता हूं, जो ये अरब मुल्कों का क्या रोल चल रहा है। कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं कि यूएई अब भी अपने सामान इजराइल पहुंचा रहा है, वो क्या कुछ है उसके बारे में बताइए। आपका राइट का स्पेस बार बार थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ओके, हाँ जी, आप सवाल का जवाब। मैं लेफ्टिस्ट हूं ना, तो थोड़ा राइट में प्रॉब्लम होता है मुझे। जी, एडिट हो जाएगा, आप जवाब दे। ठीक है। हाँ, तो यस, तो पॉइंट इज के यमन का जो रोल इस बार आया है वो एक नया उभरा है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट। उन्होंने अपनी खुद की तो लड़ाई लड़ी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब सऊदी, कतार, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सब इन्वॉल्व थे वो पूरा यमन के नरसंहार में। और वो टाइम पे सऊदी ने एक 33 कंट्री का एक इस्लामिक अलायंस खड़ा कर दिया था, एक इस्लामिक नेटो बना दिया था उन्होंने। ओके, वो किधर है वो इस्लामिक अलायंस गाजा के लोगों के लिए? ये वो आम मुसलमानों को वो बात पूछनी चाहिए, खास करके जो सऊदी और ये लोग को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज के अंसारुल्लाह ने बहुत बड़ा काम कर दिया बाबेल मंडल स्ट्रेट को रोककर, कि यहाँ से कोई भी ऐसी शिप नहीं जाएगी कि इजराइल के एलाद पोर्ट पे जाएगा। ओके, उन्होंने हाल ही में एक बल्गेरियन शिप को भी पकड़ लिया था। तो द पॉइंट इज दैट
अमेरिका बहुत कोशिश करी है, धमका भी रही है अंसारुल्लाह को कि हम आक्रमण करेंगे। वो लोग कोशिश करें कि दूसरे देशों को लाया जाए, अभी तक कोई आया नहीं रहा है सामने। यहाँ सुना कि पाकिस्तान को भी वो लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। और अभी पाकिस्तान से जो अभी जैश ए अदल जो एक आतंकवादी ग्रुप है जिन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान के पुलिस स्टेशन में हमला किया है, मतलब CIA पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI के साथ मिलकर वापस वोटकंदे उन्होंने शुरू कर दिए। ओके, और वो पाकिस्तानी अवाम को उसको आई थिंक वो उसका जवाब देगी। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो रिपोर्ट आई कि क्योंकि दरिया का रास्ता भी बंद है UAE के लिए, तो वो लोग बाय लैंड अपने फूड सप्लाईज वगैरह सऊदी टू जॉर्डन टू इजराइल भेज रहे। इतने बेशर्म लोग हैं। ओके, सो द पॉइंट इज के अभी तक मैंने UAE में कोई धरना मोर्चा देखा नहीं है। उनकी लाइफ ऐसे ऐसी चल रही, वो मॉल में घूमो, पैसा कमाओ और बेचो और करो वगैरह वगैरह जो उनका चल रहा है। मगर शर्मनाक बात है ये, खास करके गल्फ अरब कंट्रीज की, कि वो लोग किस किस्म से मतलब सीज फायर की बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, मगर UAE ने 2021 में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया इजराइल के तमार गैस ऑयल फील्ड में। ओके, तो इजिप्ट ने भी किया है एक करार इजराइल के साथ, तुर्की ने भी किया है, UAE ने भी किया है, सऊदी का भी इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, तो जो बार बार ईरान जो डिमांड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज में कि सब अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज बंद करो इजराइल के साथ, वो एक ही तरीका है, इतना तो करो, ठीक है, बाकी का तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो आप सीज फायर की बात करोगे, UAE एक प्रस्ताव लाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इजिप्ट लाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो वो बोलने के लिए तो आप कर रहे हो, मगर आपके एक्शन क्या है? आपके एक्शन तो सब इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन के एक्शन है। आज भी 40% जो तेल आता है वो अजरबैजान और तुर्की के थ्रू से आता है। ओके, जो बाकू से पाइपलाइन है। तो द पॉइंट इज कि अभी तक इजराइल एक इंपोर्टर है ऑयल और गैस का, मगर जो मेडिटेरियन दरिया में जो पूरा तेल गैस का भंडार मिला है, वो अभी एक एनर्जी हब और एक एक्सपोर्टर बनने के ख्वाब देख रहा है। इसलिए गाजा पे इतना बड़ा हमला, क्योंकि गाजा को लेकर जो पूरा तेल गैस है वो बहुत मैसिव, एनीवे बिटवीन $64 billion to $500 billion, आई एम नॉट श्योर ऑफ द फिगर। मैंने 64 भी पढ़ा है, $500 billion भी पढ़ा है। ओके, तो हेजबोला ने तो लड़कर अपना एक हिस्सा जो लेबनीज टेरिटरी को लगकर जो होता है वो तो ले लिया है, मगर उसका एक्सप्लोरेशन कब होगा वो अलग बात है। मतलब पिछली सरकार को डर गई थी, उनको देना पड़ा, नेतन्याहू ने भी उसको वापस लिया नहीं है, क्योंकि हेजबोला ने कहा कि अगर हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तो आपको भी एक कतरा तेल गैस कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओके, बट द पॉइंट इज के ये टाइम पे जब इतनी बड़ी वॉर चल रही है, टोटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आपके जो संबंध है वो पूरे के पूरे सस्पेंड होने चाहिए। ओके, और आम लोग तो कर रहे, स्टारबक्स $11 billion का शेयर मार्केट गिर चुका है, जारा का हार खराब है। मैंने सुना कि बहुत सारे कंट्रीज में तो अभी स्टारबक्स के दुकानें खाली चल रही है, मतलब उनके कैफेज खाली चल रहे हैं। तो ये तो आम जनता तो कर रही है, मगर ये सो कॉल्ड इस्लामिक सरकार क्या कर रही है? ओके, दी अदर पॉइंट कम्स के 7 अक्टूबर की तरफ मैं वापस आता हूँ कि नोवा फिल्म फेस्टिवल के जो परिवार है, जो 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 लोग उनके मारे गए, उन्होंने अभी डिमांड किया है कि नोवा फिल्म फेस्टिवल को लेकर एक इंक्वायरी की जाए, क्योंकि मेरे और आपके भी जो एनालिसिस और रिसर्च है, 28 अपाची हेलीकॉप्टर्स वर एक्टिव, 28 अपाची हेलीकॉप्टर्स एक्टिव इन शूटिंग द पीपल। इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने लोगों को मारा है, ठीक है, और ये सब अभी रिपोर्ट्स आ चुकी है अखबारों में और वहां के टीवी चैनल्स में। और 28 हेलीकॉप्टर की तादाद बहुत बड़ी होती है, भयंकर भयंकर। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो गाड़ियों में जो लोग भाग रहे थे, वो गाड़ियों को बोले कि वो दफन करने वाले। ओके, जो ऑडियो सर्वेलेंस है वो सब गायब हो रहा है। ओके, और पब्लिक वहां इंक्वायरी कर रही है। मैंने खुद अपाची हेलीकॉप्टर को इराक में ऑपरेट होते हुए देखा 2003 जंग में। 28 बहुत बड़ी तादाद होती है, और हर हेलीकॉप्टर नीचे अपने उसमें बाकायदा वो बम जो है वो कैच करके दबा करके लेके चलता है, तकरीबन ऐसे जैसे चील लेकर के उड़ती है ना कोई, इस तरह से वो लेकर उड़ता, जहां चाहता गिराता है। तो इतनी बड़ी तादाद में उनका होना इतनी छोटी जगह में, ये बहुत बड़ी बात है। यानी खुद इजरायलियों ने अपने ही लोगों का कत्ल कर दिया। और इससे अलावा जो और भी उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने की कोशिश की थी, वो भी उन्हें विड्रॉ करनी पड़ी थी तस्वीरें उस झूठ की वजह से। ये आप अपनी बात 28 अपाची हेलीकॉप्टर का तो न्यूज है ही। हाँ। जो 40 बच्चों का भी उन्होंने CNN को तो माफी मांगना पड़ा, और इजराइल ने जो बोले कि हमास ने बलात्कार किया, वो भी इंक्वायरी वापस ले ली है। ओके, तो ये सब झूठ के बुनियाद पे इन्होंने जेनोसाइड को लॉन्च कर दिया था। इस इराक में भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कुवैत में अस्पताल में बच्चों को मारा, ये झूठ से ही पहले आक्रमण तो मीडिया के माध्यम से होता है।
फिर एक बार माहौल बनने की शुरुआत हो जाती है तो फिर वो अपने टैंक और हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल्स और पहला अटैक तो मीडिया के माइंडसेट से होता है। लोग एकदम मगर बार बार वो स्ट्रैटेजी होती है। लोग कब समझेंगे कि बार बार ये लोग झूठ बोलते हैं और नरसंहार करते हैं। ठीक है। तो और अभी और एक हाल ही में जो हुआ कि गाजा के अंदर जो इजराइल के 3 बंधक थे, उन्होंने इनफैक्ट वहां एक बिल्डिंग पे भी लिखा था कि हेल्प अस, हमको मदद करो। तो ये इजरायली सोल्जर्स को लगा कि हमको ये कोई मूर्ख बना रहा है, तो वो गए नहीं उनके पास। बाद में वो निकल कर आए सफेद झंडे लेकर और हिब्रू में बोल रहे थे, फिर भी ये इजरायली सोल्जर्स ने उनको मार डाला उनको। तो ये तो लगातार सबूत आ रहा है कि किस प्रकार से इजराइल अपने अपने लोगों को ही खुद मार रहा है। चाहे वो गाजा के अंदर जो हुआ है और जो अभी 7 अक्टूबर को नोवा फिल्म फेस्टिवल म्यूजिक फेस्टिवल से लेकर ये इसको जानना और एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इजराइल में तो अभी ये आम बात हो चुकी है, मगर अभी तक वेस्टर्न मीडिया या दुनिया की मीडिया उसको वो स्तर पे उठा नहीं रही है और ये हमारी जिम्मेदारी के 7 अक्टूबर को एक्सपोज किया जाए। और उसमें एक रिपोर्ट ये भी आई है, उसमें एक रिपोर्ट ये भी आई है कि ये तीनों लोगों ने शर्टें उतारी हुई थी, शर्ट पहने हुए नहीं थे। जब शर्ट उतारे हुए थे तो इसका मतलब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थे, वो ये भी जाहिर करते। यस कोई सुसाइड बॉम्बर वगैरह कुछ नहीं था, बराबर। कोई सुसाइड बॉम्ब नहीं था, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो कोई कपड़े उतार करके अगर ऐसे दिखा दे तो वो सिक्योर। मैं इराक वॉर में चला हूं तो अक्सर जहां कहीं अमेरिकी चेक पॉइंट होता था तो वहां कुछ दूरी पर लिखा होता था कि कार में बैठे हुए अपने हाथ ऊपर कर लें, ताकि ये उनको पता चल जाए कि इनके हाथों में कोई हथियार नहीं है। जो लोग ऊपर हाथ उठा करके शर्ट उतार करके दिखा रहे थे, उन पर भी इन्हें शक हुआ, अपने ही लोगों को मार दिया। ये बहुत अहम बात है जी। इतने डरे हुए ना वो लोग, इतने डरपोक और डरे हुए हैं कि इनको लैंड वॉर लड़ना आता नहीं। पिछले पूरा ट्रिगर हैप्पी हो चुके हैं, जो दिखा उसको मारो। नाउ दी अदर पॉइंट कम्स के जो एक पोल हुआ है हार्वर्ड हैरिस पोल अमेरिका में, जिसमें 18 से 24 साल के नौजवानों से बात हुई है कि आप इजराइल पैलेस्टाइन की आपकी क्या राय है। तो इतना इंपॉर्टेंट पोल है क्योंकि नौजवानों का तबका जो अमेरिका में जो लगातार सड़कों पे आ रहा है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी खास करके बाइडेन के लिए सपोर्ट बेस है, वो अभी पूरा का पूरा पैलेस्टाइन के पक्ष में आ रहा है। ओके। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, क्योंकि ये जंग अभी बहुत लंबी चलने वाली है। और उनका बोलना है कि 51% ऑफ अमेरिकन यूथ थिंक इजराइल मस्ट बी एंडेड, मतलब इजराइल अभी कहानी बंद होनी चाहिए। वो 51% अमेरिकन यूथ ये बात बोल रहा है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और हैरिस, मतलब ये बहुत बड़ी संस्था है जिसके माध्यम से ये हो रहा है। ओके। तो मतलब इसका बोलना है कि 51% का बोलना है कि देयर शुड बी वन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। 22% बोल रहा है कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, इजराइल और पैलेस्टाइन। और 17% बोल रहे हैं कि सभी फिलिस्तीनी को अरब राष्ट्रों में भेज दो, वहां उनको जाने दो। ठीक है। मगर ये जो सी चेंज आ रहा है, इतना बड़ा चेंज आ रहा है अमेरिकन सोसाइटी में और पूरी दुनिया भर में। ग्लोबल साउथ में तो पहले से हम ज्यादा करके लोग तो मेजोरिटी, इंडिया में भी एक परिस्थिति है मोदी और हिंदुत्व के कारण, मगर ग्लोबल साउथ में तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, वहां कोई डिबेट का ही मुद्दा नहीं। वी आर ऑल विद पैलेस्टाइन। ओके। मगर अभी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में जो तेजी से तब्दीली आ रही है, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आपके वोटर का प्रेशर आएगा, फिर आपकी पॉलिसी में बदल आएगा। और जो इजराइल के लिए एकदम बंद आंखों से ये जो सपोर्ट है, वी स्टैंड विद इजराइल वगैरह वगैरह, ये बोलना कम हो जाएगा और बाद में सपोर्ट भी कम हो जाएगा। ओके। तो उसके साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जो 18 से 24 साल के नौजवान हैं, उनका बोलना है कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया वो जस्टिफाइड है। वो भी समझ रहे कि हमास को क्यों करना पड़ा। यानी जो बात शिन बैठ के साबिक सरबराह ने कहा, वही बात ये स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं। यस, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये बात फैल रही। हाँ जी 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 जी। हाँ। और 27% ओवरऑल अमेरिकन जो जनता है, 27% वो भी बोल रही कि 7 अक्टूबर को जो करना पड़ा ये बहुत बड़ी बात है कि हमास ने जो करना पड़ा उसको वो जस्टिफिकेशन। 27% ओवरऑल, ये बहुत बड़ी संख्या है। ओके। और 60% नौजवानों में, मतलब क्या डेप्थ है उनकी समझ की, ये देखना होगा। ओके। ये बहुत बड़ी बात है। मैं मिर्ची कोरवाला साहब, मैं बीच बीच में इंटरव्यू करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये वो नौजवान हैं जिनका मीडिया हमास को लगातार टेररिस्ट बता रहा है। एग्जैक्टली। जिनको टेररिस्ट पेंट किया जा रहा है, उनके बारे में आम नौजवान अमेरिकी उनकी सपोर्ट में है और उनके एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। इस तरह से
यानी अब मैं थोड़ा सा और दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं आपको। अब क्या जिस तरह से इस पूरे इलाके में रेजिस्टेंस ताकत बढ़ी है फिलिस्तीनियों की, जिस तरह से हमास जंग लड़ रहा है 7 अक्टूबर में जो किया वो, उससे इजराइल कमजोर हो रहा है। उसके साथ साथ इन तमाम मुल्कों में, यूरोप और अमेरिका में भी अवामी सपोर्ट कम होती जा रही है। चूंकि वहां डेमोक्रेसी है, आने वाली सरकारें शायद इजराइल को उस तरह से मदद ना कर सकें या सपोर्ट ना कर सकें। आपको क्या लगता है, इजराइल जो आइडियोलॉजी है उसकी जमीन खिसक रही है क्या? नहीं नहीं, अनडाउटेडली देखिए, इसराइल की जो फाउंडिंग आइडियोलॉजी है वो तो जायनिज्म है। और जायनिज्म एक सुप्रीमेसिस्ट रेसिस्ट आइडियोलॉजी है जो धर्म और एथनिसिटी, एक एथनो रिलीजियस सुप्रीमेसिस्ट रेसिस्ट आइडियोलॉजी है कि हम ही है चोजन पीपल ऑफ गॉड, जो टोटल बकवास है। कोई भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप जिसका भी बोलो, हम सब उसकी संतान है, वो तो क्लियर कट है। ओके, तो ये चोजन पीपल इतने मूर्ख है कि मैं बोलता हूँ भाई, इस किस्म के लोग को कौन कौन सा खुदा उनको चूज करेगा? उनके बोलने में भी कोई ठिकाने नहीं बचे, इनकी अक्ल में भी कोई ठिकाने नहीं बचे। ओके, वो खुद अपनी कब्र बड़े पैमाने पे खोद रहे। सो वन इज जो, क्योंकि मैं लगातार बेरूट जाता रहता हूँ, तो मैं वो बात समझ रहा था कि परिवर्तन तभी आएगा जब बैलेंस ऑफ पावर बदलते जाएगा। ओके, तो जो रीजनल रेजिस्टेंस है वो संघर्ष करके, मतलब एक था 1967 जब चार अरब देशों को 6 दिन में निपटा दिया था। फिर 1982 में इसराइल ने इन्वेड किया था, बेरूट पहुंच गया था। ओके, फिर 18 साल संघर्ष चला और उसके बाद इसराइल को पहली बार छोड़कर निकलना पड़ा। 1973 में भी उसको छोड़कर निकालना पड़ा था, मगर वो फुल फ्लेज आर्मी थी, चाहे वो सीरिया की आर्मी हो, इजिप्शियन आर्मी हो। मगर एक गरेला मूवमेंट के सामने पहली बार वो हारी, हेजबोला के सामने साउथ लेबनान में, और उनको सन 2000 में निकलना पड़ा। दूसरी बात, 2005 में उसको गाजा से निकलना पड़ा, जो हमास का मूवमेंट था, और वो टाइम पे हमास के पास इतनी ताकत भी नहीं थी। ओके, और सन 2006 में वापस वो हारा हेजबोला के सामने। तो इसराइल का जो था कि और मैं यहाँ एक छोटी सी चीज और बताऊं। अभी रिसेंटली इजरायली मीडिया में ऐसी एनालिसिस आई थी इस जंग से कुछ दिन पहले, जिसमें यह बताया गया था कि जिस तरह के हालात 2000 से पहले साउथ लेबनान में थे, जिस तरह के हालात गाजा में 2005 से पहले थे, उसी तरह के अब हालात वेस्ट बैंक में हैं। यानी वहां से भी इजराइल को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये बात खुद इजरायली मीडिया ने पिछले दिनों बाकायदा रिपोर्ट किया है। तो एक तरह से इजराइल सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या? राइट, नहीं तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर विद इन हिस्टोरिक पैलेस्टाइन बदलते जा रहा है कि वेस्ट बैंक भी खड़ा हो रहा है। गाजा तो बहुत ही मजबूत है। ओके, मतलब लोग को समझना होगा कि गाजा की आबादी 23 लाख, मगर कोई दिल्ली या बम्बई की विधानसभा क्षेत्र है। वो 2 महीने के बाद भी इसराइल को ले नहीं पाया है, और वो बोलते हैं कि बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, 1 साल तक चलेगी। तो इतने छोटे क्षेत्र में अगर इसराइल नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग इसराइल के हथियार खरीद कर क्या रहे हैं? ओके, इसराइल मिलिट्री पावर, उसकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, तो हम लोग कर क्या रहे हैं? एक गरेला आर्मी को नहीं हरा पा रहा है। ओके, सो द पॉइंट इज के अंदर से, क्योंकि क्या हुआ था कि एक लायंस डेन करके मूवमेंट खड़ा होता वेस्ट बैंक में, और वो लायंस डेन था कि अलग अलग जो फतह है, हमास है, पॉपुलर फ्रंट है, ये जितने अलग अलग फैक्शंस है, उसके जो नौजवान है वो साथ में, उन्होंने एक नई मूवमेंट शुरू की, लायंस डेन, जो आर्म रेजिस्टेंस लेकर वो आगे बढ़ने लगे। उनका बोलना था कि जैसे गाजा ने अपने आप को आज़ाद किया है, वैसे हम भी वेस्ट बैंक को आज़ाद करेंगे। इसलिए बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि भाई वेस्ट बैंक से भी अभी वो मूवमेंट दिख रही है, और उसका आक्रमण भी इसराइल का भयंकर है। 4-4.5 हजार लोगों को अभी तो अरेस्ट कर लिया उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर। ओके, उसके साथ जो और भी जो चेंजेस हुए हैं कि रीजनल रेजिस्टेंस और ताकतवर हो रहा है। हिजबुल्लाह तो बहुत ही ताकतवर है, वो तो डर ही रहा है। हिजबुल्लाह ने बोला कि अगर आपने हमको कहीं भी बेरूट को मारा तो हम लोग तेल अवीव को मारेंगे। तो अभी तक इसराइल की औकात नहीं कि गलांत ने तो बोला अगर तुम लोग करोगे तो हम लोग बेरूट को पूरा खत्म कर देंगे, जैसे गाजा को किया। इसराइल कर नहीं पा रहा है। इसराइल अभी तक यमन को हाथ नहीं लगा पा रहा है, ना अमेरिका यमन को हाथ लगा रहा है। बार बार अमेरिकी शिप्स को रोका है, इजरायली शिप्स को रोका है, मगर अमेरिका और इसराइल की औकात ही नहीं है कि एक जाके बम वो लोग हमारे यमन पे। सीरिया और इराक में तो अभी 7 अक्टूबर के बाद 100 हमले अमेरिकन बेसिस पे हो चुके हैं, मगर अमेरिका उसका भी जवाब नहीं दे पा रहा है। ओके, तो अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग फैले,
और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है वो लगातार अभी वो अमेरिका के ठिकानों पे सीरिया और इराक में भी हमले करते जा रहे हैं। ओके, इनफैक्ट मेरा तो बोलना था सीरिया के लिए मुश्किल है क्योंकि वहाँ तुर्की का भी प्रॉब्लमेटिक रोल है और अमेरिका की प्रॉब्लमेटिक रोल है। नहीं तो ये सही टाइम था कि रेजिस्टेंस फोर्सेस को तो गोलान हाइट्स में जाके पूरा ले लेना चाहिए था। सीरियन आर्मी ना है मगर हस्टल शाबी है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स, हिजबुल्लाह के फाइटर्स है। मैं तो मानता हूँ कि ये टाइम पे पूरा का पूरा गोलान हाइट्स उनको ले लेना चाहिए। इजराइल की औकात ही नहीं वहाँ लड़ाई लड़ने की, क्योंकि उनकी मतलब एक टीआई आर्मी तो नॉर्थ में रखी है हिजबुल्लाह के कारण और बाकी का आर्मी उन्होंने गाजा में भेजा है। और 1.5 लाख की ज्यादा उनकी स्टैंडिंग आर्मी है नहीं, 4 लाख की बात कर रहे हैं, मगर 1.5 लाख ट्रेन सोल्जर्स है, बाकी का तो सब पार्ट टाइम सोल्जर्स है। ओके, तो वो तो बहुत भयंकर परिस्थिति भी इजराइल के लिए निर्माण होती जा रही है। सो आई थिंक द एंटायर बैलेंस ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर बदलते जा रहा है और पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो तो इतना इजराइल के विरोध में गया है। ओके, कि उसका तो अभी परिणाम मतलब दिख ही रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में भी दिख रहा है। और वन थिंग आई लाइक टू ऐड कि लोग को समझना होगा कि हमास ने 7 अक्टूबर को क्यों काम किया। क्योंकि कुछ लोग का बोलना है भाई उनको पता नहीं था कि ये सब होगा, इजराइल आके अटैक करेगा। जी, इजराइल ने 5 बार पहले अटैक किया है, ओके, मगर इस किस्म का नरसंहार नहीं किया है, मतलब हॉलोकॉस्ट टाइप ऑफ हमला नहीं किया है। ओके, 3 कारण थे ये 7 अक्टूबर को लेकर। जहां तक अमेरिका का एजेंडा, बाइडेन का एजेंडा, क्योंकि वो यूक्रेन में हार चुका है, वो खेल उनका खत्म हो चुका है, रशिया वहां जीत चुका है। अभी जो निगोशिएशन चल रहे हैं वो क्लियर कट है कि रशिया के ने जो जमीन ले ली है यूक्रेन की, और वो एथिक रशियन इलाके है, डॉनबास का एथिक रशियन पॉपुलेशन मेजोरिटी है, वो इलाके तो भी रशिया ले लेगी। वो अगर नॉर्मल टाइम पे होता तो बाइडेन पे बहुत बहुत ही हाल हो जाते अमेरिका में अंदर, तो उसको और एक जंग की जरूरत थी और उन्होंने ये 23 लाख लोग को निशाना बनाया, बकरा बनाया। ओके, नेतन्याहू की जो मजबूरी हम जानते हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं, कुछ भी करके जेल नहीं जाना चाहता, तो वो तो तबाही मचा दिया उन्होंने। ओके, और उसके साथ ये था कि दूसरा नकबा भी कर लो, पूरी की पूरी आबादी को निकाल दो, और तीसरा है कि गाजा का जो तेल का भंडार है ये सब उनको कैप्चर करना है। ये सब जगह वो लोग फेल होने जाने वाले, सब जगह। हमास का एजेंडा 5 थे। नंबर 1 इन्होंने नाम ही अलग सा फ्लड रखा है, उसका कारण है दूसरा इंतिफादा, जब अराफात जी के नाम टाइम पे भी था तो उसका भी नाम अलग सा इंतिफादा था, क्योंकि वो टाइम पे एरियल शरोन जो प्रधानमंत्री थे वो गए थे हरम शरीफ पे, बोला कि ये अलग सा मस्जिद हम लोग लेकर आएंगे, तो एक बहुत बड़ा दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ था। ओके, इट वॉज कॉल्ड अलग सा इंतिफादा। ये तीसरा इंतिफादा भी जो है अभी वो अलग सा फ्लड इंतिफादा है कि आप अलग सा पे निशाना करना बंद कर दो, वो हमको प्रोवोक करना बंद करो। ठीक है, दूसरा कारण ये था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो 7,000 से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, सबको छुड़ाना है। और हमास चाहता है कि मारवान बारगोटी जो फतह की लीडर है और जो अराफात के सक्सेसर है, महमूद अब्बास वगैरह सक्सेसर नहीं है, ये सब कोलैबोरेटर है। ठीक है, पर मारवान बारगोटी नेल्सन मंडेला है पैलेस्टाइन का। ओके, और उसको भी, उनको भी निकालना है उनको। ओके, उनके भी है फतह के जो भी है, एक ही साथ मिलकर वो लोग काम करे। तीसरा कारण था ऑफकोर्स कि गाजा पे जो 16 साल की पाबंदी है, वो जेल को उनको तोड़ना था, उन्होंने 7 अक्टूबर को जेल को तोड़ दिया। ओके, चौथा था कि वेस्ट बैंक में जो लगातार अभी अटैक चल रहे हैं, नरसंहार चल रहा है, खेतों को जलाया जा रहा है, मार रहे लोगों को, कुएं में सीमेंट डाल रहे, पानी का खत्म कर रहे, वो वेस्ट बैंक के लिए भी वो लोग खड़े हो गए। और 5वां कारण था कि सऊदी और इजराइल का करार नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी था उसको रोकना। तो 5 स्ट्रेटेजिक कारण थे हमास के 7 अक्टूबर को लेकर, और उन्होंने, मैं मानता हूं कि सभी के सभी जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो लेकर रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि सऊदी और इजराइल का तो करार अभी साइन होना नहीं है। तो ये बहुत ही अहम बातें आपने दोनों तरफ की बताई, और इससे यह भी जाहिर हुआ कि एक तरफ इजराइल की जो धमकी थी सेकंड नकाबा की, वो उन्होंने धमकी दी, इधर ये इंतफाजा और नकाबा का एक तरह से टकराव है जिसमें हमास ने बहुत सी कामयाबी हासिल की। अच्छा, मैं फिरोज साहब, मैं चूंकि ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इत्तेफाक से ज्योग्राफी ऑनर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैं बहुत सी चीजें ज्योग्राफिकली सोचता हूं। इजराइल जो समंदर से और नदी तक, यानी रेड सी से और फरात तक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहा था, इस जंग के नतीजे में 2-3 चीजें सामने आई। एक तो यह कि नॉर्थ के लेबनान वाले बॉर्डर के आसपास से दर्जनों बस्तियां खाली की, इसी तरह से गाजा के आसपास से दर्जनों बस्तियां खाली की, इसी तरह से
वेस्ट बैंक में उनका बाकी रहना मुश्किल हो रहा है। वो जंग बता रही है कि किस तरह से जंग हो रही है। गाजा उनके हाथ में नहीं है और किस हालत में उनकी जमीनी फौज रोजाना मारी जा रही है, एम्बुश होकर के मारे जा रहे हैं, वो हमारे सामने है। तो ये इजराइल बाकी कितना बचा, जब वो एक रिपोर्ट आई थी, एलियट के मेयर ने कहा था कि हमें अब टेंट सिटी बनाना होगा, अब टेंटों में रखना होगा, तमाम होटल गेस्ट हाउस सब फुल हो चुके हैं, अब हमें इनको रखना होगा। तो ये जो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके महलों में रहना चाह रहे थे, वो टेंटों तक पहुंच गए, बहुत सी बस्तियां खाली हो गई, वेस्ट बैंक में जिंदगी मुश्किल हो रही है, इजरायलियों की टकराव है। अब आगे क्या? इजराइल का वो सपना तो कभी का टूट चुका। अब ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो कहां कहां बाकी बचे होंगे ये लोग? ये बात सही है, क्योंकि उनका जो था ओल्ड टेस्टमेंट का जो उनका ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, नाइल टू द यूफ्रेटिस, ये लोग विरोध करते हैं फिलिस्तीनियों का बोलना फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्रॉम द जॉर्डन रिवर टू द मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो वो तो था ही, हिस्टोरिक पैलेस्टाइन वो है ही। और हमारा बोलना है कि वहाँ कोई अपार्थाइड रेसिज्म ना हो और सब इक्वालिटी से रहे, ये फ्रॉम द रिवर टू द सी का नारा है। मगर ये तो बात करो कि आप नाइल टू द यूफ्रेटिस की जो बात बोल रहे हो, आप इजिप्ट की भी बात करो, इराक की भी बात करो, जॉर्डन को भी ले रहे हो। ठीक है, तो वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो तो इतना खतरनाक एक्सपेंशनिस्ट कॉन्करिंग, मतलब वॉर और कॉन्करिंग की बात है। ओके, कि क्योंकि कुछ लोग का बोलना है कि जो इजराइल का फ्लैग है, जो ऊपर जो दो पट्टी है ब्लू कलर की, वो नाइल और यूफ्रेटिस की बात करता है और बीच में स्टार ऑफ डेविड आता है। ओके, तो मगर इजराइल का एक्सपेंशन का प्लान 106 साल हो गए बालफोर के बाद, 1917 के बाद। आप फिलिस्तीनी को, एक छोटी आबादी को नहीं हरा पाए। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपके साथ खड़ी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब खड़े आपके साथ, पूरा नेटो आपके साथ खड़ा है। उसके 106 साल के बाद आप क्या कर पाए? 1917 और 1948 में दुनिया यहूदियों के साथ खड़ी थी। ओके, आज पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो रही है। ओके, मतलब जो जमीन पे आपको लाया गया था आपकी सेफ्टी के लिए, आप पहले से ज्यादा अनसेफ हो चुके हो। ये कभी इसका सॉल्यूशन ही नहीं था एक्चुअली। ओके, मतलब 1938 में अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इवेंट कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 1933 में नाजी हिटलर सत्ता में आ गए थे और बाद में ये था कि हाँ, हमले बढ़ रहे जूस पे यूरोप में। ठीक है, तो 1930 में एक इवेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 33 देशों की, कि जूस को कैसे अलग अलग देशों में लिया जाए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया से, ताकि वो सेफ हो जाए। कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है। ठीक है, वही टाइम पे अगर यूरोप के जूस को कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में लेके बसा देते तो जूस का नरसंहार नहीं होता। ठीक है, और पॉइंट इज कि हमारे एक दोस्त है एलन हार्ट, गुजर गए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब वो लिख कर गए थे, जायनिज्म द रियल एनिमी ऑफ द जूज। ओके, कि इतना प्रॉब्लम अभी जायनिस्ट आइडियोलॉजी ने कर दिया है कि आज सब जूज वापस संकट में आ चुके हैं। ओके, क्योंकि जूडाइज्म धर्म अलग है, जायनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और रेसिज्म अलग है। ओके, मगर दिक्कत यह है कि जूस बोल रहे हैं, ये जायनिस्ट जूस बोल रहे हैं कि जूडाइज्म और जायनिज्म में कोई अंतर नहीं है। आप अगर एंटी जायनिस्ट है तो एंटी जू हो, एंटी सेमिटिक हो, इतनी मूर्खता कर। और कनाडा और कुछ कुछ देशों में तो एक कानून भी आ चुके हैं कि अगर आपने जायनिज्म का विरोध किया, वही कोशिश अभी अमेरिका में भी हो रही है। ओके, कि अगर आप एंटी जायनिस्ट हो तो आप एंटी जू हो, आप एंटी सेमिटिक हो, आप पे एक मुकदमा चलेगा। तो ये तो अपनी कबर खोद रहे अलग अलग तरीकों से। okay? यानी खुद जो नजरिया है जायनिज्म, उसने खुद यहूदियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको खतरे में डाला है, और जिनको एक तरह से उस वक्त पनाह दी गई थी या पनाह में रखा गया था या उनकी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। हालांकि फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती निकाला गया और वो बहुत ही खतरनाक कत्लेआम था, बेघर किया गया, लेकिन उस वक्त दुनिया में ज्यादा एक तरह से सपोर्ट थी उन यहूदियों के लिए, लेकिन अब वो सपोर्ट खो चुके हैं। खुद अमेरिका में 51% जो है वो कह रहे हैं कि इजराइल नौजवान खत्म हो जाए। तो ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है। आने वाले वक्त में इजराइल को कितनी और मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, ये हालात, और क्या ईरान का जो वो नजरिया है कि ये अपने वजूद के आखिरी बरसों में है, वो क्या वाकई सच हो पाएगा? क्या ये 2 स्टेट सॉल्यूशन कभी मिल पाएगा, जिसके बारे में बार बार लॉलीपॉप दिया जाता है? और अब दोबारा
क्या ये बात जिंदा होगी? क्योंकि ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि अब इजराइल और अमेरिका दोनों ही टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहते। कभी कभी फेस सेविंग के लिए कुछ बयानात अमेरिका की तरफ से आ जाते हैं, अब इजराइल की तरफ से नहीं आते वो बयानात। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बीसी बोरवाला साहब, आपसे बात करके हमेशा बहुत सी नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। खास तौर पे जो आपने शिन बेट के साबिक सरबराह की ऑब्जर्वेशंस आपने बताई वो बहुत ही अहम है। उनकी ऑब्जर्वेशन और हमास की ऑब्जर्वेशन एक जैसी हैं। प्रो पैलेस्टाइन ऐसा लगता है कोई आदमी बोल रहा है, ऐसे हालात से वो गुजर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, आने वाला वक्त बताएगा और क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।